हॉस्पिटल मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। देवेश अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में पहुंचता है। किसी तरह वह अपनी पत्नी को इस अस्पताल में एडमिट करवाता है क्योंकि उसकी बेबी प्रेग्नेंट है और उसका 9वां महीना चल रहा था, जिस कारण वह दर्द से परेशान थी। कुछ समय बाद रोशनी को एक लड़का हुआ। अब देवेश को आया की ज़रूरत थी। यह सोचकर वह रिसेप्शन पर गया। सुनिए, हमें एक आया रखनी है, तो आप किसी आया को बुला सकती हैं क्या? देवेश ने अस्पताल के रिसेप्शन पर कहा। सर, इस वक्त एक ही आया उपलब्ध है, आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। मैं उसे बुला देती हूँ, उस रिसेप्शन की लड़की ने कहा। हाँ, बुला दीजिए, मुझे आज रात से ही चाहिए। मेरी पत्नी काफ़ी कमज़ोर है, बच्चे को वह अकेले संभाल नहीं पाएगी और मैं यहाँ रात में रुक नहीं सकता क्योंकि घर पर एक और बच्चा है मेरा, देवेश ने कहा। फिर वह रिसेप्शन की लड़की एक आया को बुलाती है जो काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर सी दिख रही थी। देवेश उसके आने के चाल को ही देखकर रिसेप्शन की लड़की से कहता है, अरे इन्हें तो खुद ही देखभाल की ज़रूरत है, यह क्या मेरी पत्नी और बच्चे को संभालेंगी? आप लोगों ने इसे काम पर रखा ही कैसे? किसी और आया को बुला दीजिए, देवेश ने ऐसा कहा। सर, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सिर्फ एक ही आया अभी उपलब्ध है। अगर आप इसे रखना नहीं चाहते तो आप खुद कहीं से इंतज़ाम कर सकते हैं, रिसेप्शन की लड़की ने कहा। हाँ हाँ, मैं ही कुछ इंतज़ाम करूँगा, पर इतनी रात हो गई है कि कुछ भी करना मुश्किल होगा। ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल दूसरी आया का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर उस आया ललिता ने कहा, साहब आप हमको एक मौका दीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ललिता की आवाज़ सुनकर देवेश चौंक जाता है और जब वह ललिता का चेहरा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वह कहता है, अरे अम्मा, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। साहब, इन बूढ़े शरीर पर मत जाना, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत ताकत है, ललिता ने कहा। देवेश के पास वैसे भी अभी ललिता को रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और इतनी रात को किसी और का मिलना भी मुश्किल था। पर देवेश ललिता को देखकर चौंका क्योंकि ललिता कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। खैर, देवेश ने उससे कुछ भी पक्का करने से पहले एक बार अपनी पत्नी रोशनी से बात करने की सोचकर उसके पास गया और उससे कहा, रोशनी, गजब हो गया, तुम विश्वास नहीं करोगी। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए एक आया रखना चाह रहा था। इस हॉस्पिटल वालों ने मुझे एक आया को बताया और तुम यकीन नहीं करोगी, वह मेरी माँ है। क्या मम्मी जी, यहाँ वह भी आया के रूप में? रोशनी ने कहा। हाँ, क्या करूँ, इतनी रात हो गई है, सुबह से डिलीवरी के कामों में इतना बिजी हो गया कि आया भी लगाना भूल गया और अब जब याद आया तो बस यह बुढ़िया ही उपलब्ध है, देवेश ने कहा। सुनो, यह तो बहुत अच्छा मौका है, एक आया कितना ही ध्यान रखेगी, एक बच्चे की दादी का देखभाल अलग ही होता है। मैं तो कहूँगी इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें फुल टाइम आया मिल जाएगी, वह भी मुफ्त में, रोशनी ने कहा। पर हमारे इतना करने के बावजूद क्या यह हमारे साथ जाएंगी? देवेश ने कहा। अरे, हमें ज़रा सा माफ़ी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, थोड़ा सा रो पीट लेंगे और अपने बच्चों की दुहाई दे देंगे, आ जाएंगी हमारे साथ। और वैसे भी इस आया के
काम में रखा ही क्या है, कौन सा खुश रहती होंगी यह काम करके। वहाँ घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी संभालेंगी। रोशनी ने कहा, ठीक है, मैं आज रात के लिए उन्हें रख लेता हूँ। इसी बीच तुम अपना नाटक करके उन्हें अपने साथ चलने को राजी कर लेना। देवेश ने कहा, ठीक है, अब बस उन्हें भेज दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगी। रोशनी ने बड़े प्यार से कहा। उस रात ललिता जी ने अपना काम बखूबी किया। फिर रोशनी ने कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर बड़ा दुख हो रहा है। सच में मम्मी जी, आपको घर से निकालने के बाद हम बहुत पछताए। यह तो तुरंत ही आपको लेने भी गए थे, पर आप हैं कि इन्हें कहीं नहीं मिले। उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक आपको ढूंढते रहे, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? ललिता जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको अब यह सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे साथ घर चलिए, रोशनी ने कहा। ललिता जी खुश होकर कहती हैं, ठीक है बहू, मैं यह बात बाहर कहकर आती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और यहाँ काम भी नहीं करूँगी। यह कहकर ललिता जी वहाँ से चली जाती हैं। ललिता जी जाकर उस रिसेप्शन की लड़की से कहती है, मैडम जी, मैडम जी, अरे अब तो यहाँ पर कोई नहीं है मैम, फिर क्यों आप मुझे मैडम कह रही हैं? हेमा ने कहा, देखो हेमा, मैं चाहती हूँ यह नाटक हमेशा ऐसे ही चलता रहे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे मैम मत कहना। ललिता जी ने हेमा से कहा, पर मैम, आप उनके सामने ऐसे आया बनकर क्यों गईं, जबकि इस हॉस्पिटल की मालकिन हैं आप? वे लोग कौन हैं? हेमा ने पूछा। वे मेरे दोनों बेटे बहू हैं, जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बेसहारा निकाल दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी याद तक नहीं की। न जाने मुझ पर कितने अत्याचार किए। ललिता जी ने कहा, फिर आज यह तो आपसे माफ़ी मांग रहे थे। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैम, आपने इन्हें अपने बारे में बताया क्या? हेमा ने कहा। नहीं हेमा, यह लोग सुधरे नहीं हैं, ना ही कभी सुधर सकते हैं। यह तो मुझे बहला फुसलाकर घर ले जाना चाहते हैं और मुझे मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर ले जाकर रखना चाहते हैं, और मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तो मज़ा आएगा जब यह सोचेंगे कि यह चाल चल रहे हैं, पर असली खेल मैं खेल रही हूँ। उस दिन जब इसे मैंने हॉस्पिटल में देखा, तभी आया बनने का नाटक करना है सोच लिया था। बस अब इस नाटक को करते हुए अपने मकसद को अंजाम देना है, ललिता ने कहा। पर मैम, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब आपको इन्होंने घर से बेसहारा निकाल दिया, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची? और जब पहुँची ही गई तो कभी इनसे कुछ बताया क्यों नहीं? हेमा ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है हेमा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर फिर कभी। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ की एक आया हूँ, यह याद रखना, और सुबह यहाँ के पूरे स्टाफ को बता देना, वरना कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। उसके बाद ललिता जी देवेश और रोशनी के साथ उनके घर चली जाती हैं। घर में घुसते ही रोशनी कहती है, मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए, उसके बाद खाना बना लीजिएगा। पर बहू, कल मुन्ने ने पूरी रात जगाया। पहले 1 घंटा सो लेती हूँ, फिर यह सारे काम कर लूँगी। ललिता जी के ऐसा कहते ही रोशनी बोल पड़ती है, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आया का काम नहीं
किसी कंपनी की मालकिन का काम करती थी। वह तो शुक्र मनाइए वहाँ अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े सफाई करने के काम से बचा लिया है, और अब जो यहाँ ज़्यादा नखरे दिखाए तो वापस वहीं फेंक आऊँगी। फिर से जाइए और जो कहा है वह कीजिए। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ। यह कहकर ललिता जी काम करने चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद रोशनी उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जाती हैं, तो साथ में ललिता जी भी थी। इधर रोशनी और बच्चे का चेकअप चल रहा था और उधर ललिता जी हेमा और एक आदमी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बना रही थी। मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, मुझे आज बताइए ना। आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया? हेमा ने पूछा। पता है हेमा, जब मेरे पति का देहांत हुआ, मेरे सामने मेरे बेटे को अकेले पालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वैसे तो मैं एक नर्स थी, इसलिए घर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पति पर ही थी, क्योंकि मेरे काम का कोई समय नहीं होता था। तो घर पर देवेश को उसके पापा ही संभालते थे। हमारी एक कपड़े की दुकान थी जिस पर किसी को रखकर देवेश के पापा देवेश को संभालते थे। जब वह मरे थे तब देवेश क्लास 12 में था, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर दुकान को संभालने लगी ताकि देवेश और घर दोनों को संभाल पाऊँ। मैंने संभाला भी। फिर समय बीतता गया और देवेश को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। उसने कहा, अब दुकान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मैंने भी सोच लिया, चलो अब दुकान चलाने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही ज़रूरत, इसलिए दुकान बंद कर दी। फिर देवेश ने अपनी पसंद की शादी कर ली। शुरुआत में तो सब बढ़िया चलता रहा, पर रोशनी को मैं बिल्कुल भी नहीं भाती थी। उसे उस घर में मैं नहीं चाहिए थी। और धीरे धीरे देवेश भी बदलने लगा। वह दिन भर घर का पूरा काम मुझसे करवाती और देवेश से कहती कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। देवेश उसकी बात को ही सच मानता। दोनों खाने के बाद जो बचता वही मुझे खाने को देते थे। एक बार तो दोनों मुझे एक दिन कहकर 5 दिन के लिए घर बंद करके चले गए। शायद मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्हें लगा होगा सिर्फ पानी पीकर अब तक तो मैं मर चुकी होंगी, क्योंकि घर पर सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं था। रसोई में उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं भूख से रोती बिलखती थी, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता था। एक दिन मैंने अपने दरवाजे की खिड़की से अपने पड़ोसी को आवाज़ लगाई। हालांकि मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मेरे घर परिवार की बदनामी होती, पर भूख के आगे मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे पड़ोसी ने सबसे पहले तो मुझे खाना खिलाया और उसके बाद उसने मेरे बेटे को फ़ोन कर बुलाया और उन्होंने पुलिस तक जाने की बात की। उस वक्त मेरे बेटे बहू ने यह कहकर बात को संभाल लिया कि यह गलती से हुआ। इनके घूमने जाने के बाद मेरी बहू की माँ का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह लौट नहीं पाए। पर यह सब झूठ था। उल्टा मेरे पड़ोसी से मदद मांगने पर वह और नाराज़ हो गए और अब तो वह हर हाल में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। एक दिन मैं घर के काम ही कर रही थी कि तभी मेरे बेटे ने आकर कहा, माँ अपना सामान बांध लो जल्दी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है बेटा? इस पर देवेश ने कहा, स्वर्ग में, क्योंकि आप खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? कहाँ ले जा रहा है बताना। मैंने पूछा। चुपचाप सामान बांधो बिना कोई सवाल के, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती करना पड़े। पड़ोसियों से मेरी शिकायत करती हो? क्या सोचा था कि यह लोग क्या तुम्हारा साथ देंगे? मुझे जेल भिजवा कर खुद यहाँ आराम से रहोगी? देखो माँ, बहुत हो गया आपका। अब आप जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मेरा पीछा छोड़ दो। देवेश के यह कहने
ही मानो मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं तुरंत ही निकल गई उस घर से। पर जाऊंगी कहाँ, यह सब कुछ नहीं जानती थी। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन या मंदिर जाता है। मैं भी मंदिर गई। मंदिर में यूं ही बैठी लोगों को बस देख रही थी कि तभी एक जगह लोगों की भीड़ और शोरगुल सुनकर भागकर वहां गई तो देखा एक आदमी बेहोश हो गया था और किसी ने एम्बुलेंस बुलाया है। मैंने उस भीड़ से निकलकर पहले उसकी नस और धड़कनें अच्छी तरह देखी और तुरंत उसे सीपीआर देने लगी। लगभग इसी तरह 20 मिनट हो गए। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, पर मैं अपना काम करती रही। आखिर में उस आदमी ने हरकत की और तभी एम्बुलेंस भी आ गई। मैं उस आदमी के साथ अस्पताल भी गई। शायद मैं एक नर्स हूँ, यह बात उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा याद थी। अस्पताल में आने के बाद उस आदमी को बचा लिया गया और डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। तब मुझे कहाँ पता था कि यह सब मेरे दूसरे जीवन शुरू होने की शुरुआत है। दूसरा जीवन मतलब? हेमा ने पूछा। मतलब जिस आदमी की मैंने जान बचाई थी वह खुद एक डॉक्टर था। इसका नाम था डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। क्या मतलब? हमारे सर, हेमा ने चौंकते हुए कहा। हाँ हेमा, डॉक्टर सर ने तो मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को ऐसे मोड़ दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। उन्होंने मेरे काम को देखकर पहले तो खुद के साथ मुझे काम पर रखा। जब मुझे वहाँ काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने मुझे यह छोटा सा हॉस्पिटल खोल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा कहकर उन्होंने जब कहा कि आप में इतना बड़ा गुण है, उसी के बलबूते पर अपनी पहचान बनाओ। यह हॉस्पिटल तुम्हारे कमाए पैसों का ही है, समझो। इसलिए इतने दिनों से मैं तुम्हें कम तनख्वाह देता था ताकि तुम्हारे पैसे से तुम यह हॉस्पिटल दे पाऊँ। अब इसमें मेरा फ़ायदा यह होगा कि मेरा इस इलाके में भी एक चैम्बर होगा और तुम्हारा फ़ायदा तो तुम्हें पता ही है। बस इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मैम, आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गईं? हेमा ने कहा। हेमा, पहले तो मैं अबला नारी थी तो उसके अत्याचार सहती रही, पर अब मुझे उसकी असली जगह दिखाना है। मुझे यह दिखाना है कि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था। चाहती तो मैं भी उसे आया के पास रखकर या उसे घर पर अकेले रखकर अपना कैरियर बना सकती थी, पर मैंने उसे अपने कैरियर के आगे रखा और उसने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। बस इसलिए उनके साथ चली गई। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद ललिता जी रोशनी के साथ घर वापस आ जाती हैं। घर में घुसते ही रोशनी ने कहा, मम्मी जी, कल के खाने की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद मेरे और मुन्ने की मालिश कर दीजिएगा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। मन्नू को बस स्टॉप से भी लाना है। पहले मन्नू को ले आइए। ललिता जी मन्नू को लाने के बाद घर पर आकर खाने की तैयारी करने लगती हैं। शाम को देवेश घर पर ही था। कुछ लोग घर पर आते हैं, वह उसको कहते हैं, सर आपका घर बड़े ही प्राइम लोकेशन पर है, तो हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फ़ायदा यह होगा कि आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 30 लाख नकद भी मिलेगा। यह सब सुनकर देवेश और रोशनी हैरान रह जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। फिर देवेश कहता है, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या जो हमें उल्लू बनाने चले आए? सर, यह सारा काम रिटर्न में होगा और अगर आप अभी हाँ कह देते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत 2 लाख रुपए दे देंगे ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो जाए। यह सब इसलिए क्योंकि हमारे को इस एरिया में फ्लैट बनवाना है।
अब आप जल्दी करो वरना यह ऑफ़र इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नए फ्लैट, वह भी दो, एक में हम रहेंगे और एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। आपको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन 30 लाख से हम खुद का नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। रोशनी ने कहा, पर कहीं यह फ्रॉड निकले तो? अचानक से किसी पर ऐसे ही विश्वास कैसे कर लें? देवेश ने कहा, पर उन्होंने कहा तो सही कि अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वह तुरंत हमें 2 लाख रुपए देंगे। रोशनी ने कहा, अगर हम अभी हाँ कर देते तो आप हमें अभी 2 लाख देंगे? देवेश ने उस आदमी से पूछा। हाँ सर, आप हाँ तो करिए, इस पर साइन तो कीजिए, 2 लाख तुरंत आपके अकाउंट में। उस आदमी ने हाँ जैसे ही देवेश हाँ करके कागज़ पर साइन करता है, उसके अकाउंट में सच में पैसे आ जाते हैं। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुश होकर उछलने लगते हैं। उसके बाद वह आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवा कर चला जाता है। देवेश खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन कर देता है। फिर इधर देवेश अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और एक दिन रोशनी ललिता जी से कहती है, मम्मी जी, अब आप वापस चली जाइए उसी अस्पताल में, क्योंकि मुझे अपने नए फ्लैट में आपकी मनहूसियत नहीं चाहिए। तभी दरवाजे पर वहीं सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें देवेश कहता है, तो कब हमारी डील पूरी होगी और काम शुरू होगा? सर, हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी के इतना कहते ही देवेश कहता है, हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए भाड़े का घर का इंतज़ाम तो कर लिया है। फ्लैट बनते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। वैसे कब तक बन जाएगा हमारा फ्लैट? फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आप यह घर छोड़िए, क्योंकि यह अब हमारी मैम का है, जिनके नाम आपने यह घर किया था। उस आदमी ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो तुम? कौन सी मैम? किसके नाम पर? हमने अपना मकान किया, देवेश ने चिल्लाते हुए पूछा। तब तक पीछे से ललिता जी निकल कर कहती हैं, मैंने लिया है बेटा यह घर, पर शुक्र मनाओ तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं 2 लाख दे दिया हूँ, वरना मेरा इरादा तो तुम लोगों को खाली हाथ सड़क पर भीख मंगवाने का था। क्या आपने यह सब किया? पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमें सबक सिखाने के चक्कर में चोरी चकारी तो नहीं कर ली ना? देवेश ने कहा, अरे यह क्या चोरी करेंगी? हॉस्पिटल में आपका बेटा पैदा हुआ, यह उसी हॉस्पिटल की मालकिन है, तो फिर इन्हें पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? उस आदमी ने कहा, अरे यह तो वहाँ की एक आया है, लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया। रोशनी ने कहा, उल्लू कौन बनाया, किसको बनाया, यह तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले इन लोगों से यह घर खाली करवाओ, ललिता जी ने कहा। तो देवेश बोला, आप कौन होती हैं हमें घर से निकालने वाली? भूल गई बुढ़िया, कैसे कमरे में बंद कर मारते थे तुझे? कि तभी देवेश के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। ललिता जी गुस्से में बोली, वह एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज यह ललिता बेबस नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द भी कुछ गलत कहा तो तुम दोनों को नाको चने चबवा दूंगी। उन्होंने दोनों का हाथ कस कर पकड़ा और घर के बाहर खड़ा कर दिया। इन लोगों का सामान घर के बाहर निकाल कर तुरंत ताला लगा दो। माँ का ऐसा गुस्से से भरा चेहरा देखकर दोनों गिड़गिड़ाते हुए ललिता जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन ललिता जी के दिल की ममता मर चुकी थी। उन्हें बेटे बहू पर तरस नहीं आया और अपनी कार में बैठी और वहाँ से चली गईं। देवेश और रोशनी तो अभी भी हैरानी में ही थे कि जिस माँ को कभी उन्होंने इतना सताया, आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गईं। बेटे बहू गिड़गिड़ाते रहे,
रोते रहे, लेकिन ललिता जी ने कभी बेटे बहू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोनों ही दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने ललिता जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक दिन फट ही जाता है। वैसे ही हुआ देवेश और रोशनी के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष भोली भाली अपनी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश न की होती तो उन्हें भी आज माँ का आशीर्वाद मिलता। अब रोशनी और देवेश अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे थे और एक किराए के मकान में रह रहे थे। रोशनी और देवेश के बीच में आए दिन झगड़ा होने लगा। वह झगड़ा करके अपने मायके चली गई, लेकिन मायके में उसके माँ बाप को यह बात पता चली तो उन्होंने भी वहाँ रोकने से मना कर दिया और कहा, जो अपनी माँ समान सास के साथ इतना गलत बर्ताव कर सकती है उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब निराश होकर रोशनी अपने इस किराए के मकान में आ जाती है और बहुत ही तंग हाली में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, ललिता जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।